हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम ऐसी एक चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपको फिजिक्स से मोहब्बत करवा देगा। हम जब क्लास 11 की पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे टीचर ने हमें ये बोल के इस चैप्टर को स्किप कर दिया कि इस चैप्टर से एग्जाम में कुछ नहीं होता, और इसीलिए हम फिजिक्स से डरते रह गए और इससे मोहब्बत हो ना पाया। पर आप लोगों की इस मुश्किल को आसान करने के लिए मैं हूं ना। मैं आपको सिखाऊंगा कि फिजिक्स से प्यार कैसे करें और क्यों करें। आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, और ये एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है। तो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर हम स्टार्ट करें उससे पहले हम एक मज़ेदार एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर असल में क्या क्या सिखाने वाला है। हम सब ने कभी ना कभी लूडो गेम तो खेला ही होगा, तो इस गेम से हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत मज़ेदार होगा ये चैप्टर। हम पहले लिखते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड लूडो असल में देखने में कैसा होता है? ऐसा। और चार बॉक्स होते हैं और इन बॉक्स में चार चार करके गोटियां रखी होती है। चार चार करके। और इस तरफ ऐसे करके होता है। तो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और इस तरफ 1 2 3 4 5 6। तो जैसे कि लूडो ऐसा ऐसा होता है। और यहाँ पे स्टार होते हैं। स्टार स्टार यह भी है, यह भी है। हमने पूरा लूडो ही बना दिया। तो फिजिकल वर्ल्ड क्या है ये समझने के लिए हम लूडो गेम की सहायता लेंगे। एक परिवार में मान लो 3 बहनें रहती है, ठीक है। बारिश का मौसम है तो तीनों क्या करें। तीनों ने सोचा कि कुछ मजेदार सी करते हैं, तो इसीलिए जो दो बड़ी बहन है दोनों को लूडो खेलना आता है। मान लो एक का नाम सीमा है, एक का नाम रीमा है, और सबसे छोटी जो बहन है उसका नाम है हेमा। हेमा। इन दोनों को लूडो खेलना आता है पर इसे नहीं आता, ठीक है। और इस लूडो को जिसने बनाया है वो इन्वेंटर है, उसे हम नाम देंगे क्रिएटर।
क्रिएटर। और मान लो ये लूडो ही फिजिकल वर्ल्ड है। फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। लूडो खेलते वक्त एक डाइस रहता है, डाइस या क्या कहते हैं इसको, शायद डाइस कहता होगा इसे। तो ऐसा होता है, यहाँ पे 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6। तो इसे जब खेलना नहीं आता, ये ऑब्जर्व करेगा, OBSERVER, ऑब्जर्वर, और ये दोनों खेलेगा। तो मान लो पहले इसने जब डाइस को चाला तो पहले ही 4 आ गया, तो इसी वजह से ये गोटी बाहर नहीं निकल पाया। उसके बाद जब इसने डाइस को चाला तो यहां पे क्या हुआ, 6 आ गया। तो इसने ये गोटी इधर डाल दिया, यहाँ पे। तो इसे एक बात समझ आ गया कि इस गेम में गोटियां निकालने के लिए 6 आना जरूरी है, ठीक है। तो इसने इस बात को शायद एक डायरी में नोट कर लिया, क्योंकि इसे गेम समझना है। जब ये गोटी निकाला गया उसके बाद इसने दोबारा इस डाइस को चाला, तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम आया 3 1, और यहाँ 1 2 3, ये गोटी इधर आ गया, ठीक है। इसे ये पता चल गया कि 6 आने के बाद जितना भी आए उतना हम गोटी को चाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये समझ गया। तो ऐसे करके ये पूरा गेम समझने के लिए ये क्या करेगा, जितना भी यहाँ पे जितने भी गेम का रूल्स है, ये दोनों जब खेलेंगे ये देख के ये समझने की कोशिश करेगा और अपने डायरी में लिखता जाएगा। ऐसे करते करते कभी तो ऐसा वक्त आएगा कि ये इस गेम के बारे में पूरा सीख जाएगा। तो ठीक वैसे ही तरह, इसी तरह अगर समझे फिजिकल वर्ल्ड, ये गेम एक फिजिकल वर्ल्ड की तरह है, और यहाँ पे दिया गया गोटियां फिजिकल वर्ल्ड की अगर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो इस क्रिएटर ने इन ऑब्जेक्ट के लिए जो रूल बनाया, उन रूल्स से ही ये गोटियां आगे बढ़ सकती है, ठीक है। वैसी तरह जब ये ऑब्जर्वर इन गोटी को चलते हुए देखेगा और समझेगा, धीरे धीरे करके इस फिजिकल वर्ल्ड का पूरा रूल समझ जाएगा। और इस ऑब्जर्वर को हम बोलते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट। इसी तरह फिजिकल वर्ल्ड, इस गेम को अगर फिजिकल वर्ल्ड समझे तो हम इस ऑब्जर्वर को अगर साइंटिस्ट मान ले, और इन गोटी को अगर फिजिकल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो क्रिएटर ने जितने भी रूल्स बनाया होगा इन गोटियों के लिए, उसी रूल से ही ये गोटियां चला करेगी, ठीक है। तो ये गेम अगर हम समझ जाते हैं, ठीक ऐसे ही फिजिकल वर्ल्ड
और फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम समझ सकते हैं, और ऐसे ही इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। आप चाहो तो ये लिख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, ये देखने की कोशिश करेंगे, मतलब सीखने की कोशिश करेंगे। ये आप लोगों ने लिख लिया, तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स, ये सवाल जितना आसान लगता है, बहुत लोगों के लिए इस सवाल का जवाब ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल है। फिर भी हम इस सवाल को इजीली समझने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स वर्ड आया है नेचर से, एक ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है नेचर, नेचर, और ये ग्रीक वर्ड 15th सेंचुरी में लाया गया। सेंचुरी, इस नेचर वर्ड से ही फिजिक्स वर्ड आया है। फिजिक्स, और फिजिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, तो सिंपली फिजिक्स क्या है? फिजिक्स फिजिक्स इज द laws and the principles that governs the universe. Governs the universe. यूनिवर्स। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स कुछ लॉ और प्रिंसिपल्स है जो यूनिवर्स को चलाने में मदद करता है। इट टेल अस it tell us how and why things behave as they do। ठीक है, it tell us how and why things behave as they do।
it help us to predict the future of things. It help us to predict the future of things. यहाँ तक लिख लो, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक लिख लिया? अब हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सीधा रास्ता है और इस रास्ते के बीच में एक बड़ा सा खाई है, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा सा गाड़ी है। ये गाड़ी रेस्ट पोजीशन में है, मतलब ये खाई देख के इस गाड़ी को यहाँ पे खड़ा किया गया है। तो अगर इस गाड़ी को हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, या फिर यहाँ पे रस्सी लगा के इस तरफ से अगर हम खींचेंगे इस दोनों ही केस में ये क्या होने वाला है, मान लो इसको यहां से धकेला जा रहा है, ठीक है, या फिर इसको इधर से खींचा जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये गाड़ी यहां तक आते आते ये नीचे गिरेगा, क्योंकि हमें ग्रेविटी के बारे में पता है। तो फिजिक्स के लॉ जब हमें पता होता है तो हम चीजों की फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहां से क्या अंदाजा होता है कि अगर हमें फ्यूचर के बारे में जानना हो तो हमें फिजिक्स जानने की बहुत जरूरत है। उसी से हम फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। If you want to understand the future, you have to understand the physics. Or if you want to attain the future, you have to understand the physics. As simple as that. और आप लोगों को कैसे बताऊं कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स के बारे में अगर बताने जाऊं तो शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए, पर फिजिक्स के बारे में बोलकर मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि फिजिक्स क्या है? अगर तुम्हें लगता है कि दिन और रात क्यों होता है तो हाँ, यही फिजिक्स है। अगर तुम्हें लगता है कि मौसम क्यों बदलता है तो हाँ, यही फिजिक्स है। अगर तुम्हें लगता है कि रेनबो क्यों बनता है तो हाँ, यही फिजिक्स है। और अगर तुम्हें लगता है हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर क्यों घूमता है तो हाँ, यही फिजिक्स है। और अगर तुम यहां तक समझ चुके हो कि फिजिक्स के बिना कुछ नहीं है, और अगर तुम्हारे दिल में ये सवाल है
कि ये फिजिक्स क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका मतलब तुम्हें फिजिक्स से प्यार होने लगा है। और अगर ये प्यार तुम्हें मिल चुका है तो इसे पकड़ लो, जकड़ लो और गले लगा लो, और इसे जहां मौका मिले बस कहते रहो कि तुम इसे कितना प्यार करते हो। इस तरह से तुम अगर फिजिक्स से इश्क करोगे तो तुम्हें हर जगह बस फिजिक्स ही नजर आएगा। लोगों से प्यार तो बहुत लोग करते हैं, पर कभी फिजिक्स से प्यार करके देखो, ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स। पहला है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन we attempt to we attempt attempts to diverse physical phenomena in terms of a few concepts and laws. And laws यूनिफिकेशन क्या है? We attempt to explain diverse physical phenomena। बहुत सारा फिजिकल फिनोमिना को हम बहुत ही कम लॉ के जरिए जब समझने की कोशिश करते हैं तब हम उसे यूनिफिकेशन कहते हैं। यूनिफिकेशन का एग्जाम्पल हम लेते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसका फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ, इससे हम क्या क्या समझते हैं? fall of apple on the ground
एप्पल को अगर ऊपर से छोड़ दोगे तो नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो ये किस लिए होता है? ये होता है ग्रेविटेशन की वजह से। और दूसरा, मोशन ऑफ मून around the earth, मून अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशन की वजह से ही घूमते रहता है। तीसरा, जैसे मोशन ऑफ द प्लैनेट्स around the sun, ग्रेविटेशन के वजह से ही जितने भी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स है वो सूरज के चारों तरफ घूमते रहता है। तो यूनिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है? कोई अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन diverse physical phenomena in terms of a few concepts and laws। तो यहां पे क्या हुआ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही हमने इन सारे चीजों को एक्सप्लेन किया। तो यूनिफिकेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। अगर यहां तक समझ चुके हो तो ये लिख लो। उसके बाद हम नेक्स्ट रिडक्शनिज्म पढ़ेंगे। यहां तक लिख लिया, उसके बाद हम रिडक्शनिज्म समझेंगे। रिडक्शनिज्म रिडक्शनिज्म क्या है? जब हम कोई किसी भी चीज को समझने के लिए उस चीज को पार्ट पार्ट में डिवाइड करके हम उस चीज की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, उसके बाद हम उस सिस्टम को समझ सकते हैं। टू डिराइव the properties of a bigger and complex system from the properties of its constituent simpler parts. It's called reductionism.
reductionism. To derive the properties of bigger and complex system from the properties of its constituent simpler parts, it's called reductionism. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स। एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स सीखने के लिए हम इसे कहाँ से सीख सकते हैं? जब हम टेम्परेचर, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, इन टॉपिक्स को पहले समझेंगे, उसके बाद ही हमें थर्मोडायनेमिक्स समझ में आएगा। ठीक है, यहां तक समझ चुके हो? आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हो, और यहाँ तक अगर किसी का डाउट रह गया है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो का PDF फॉर्मेट हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, और इसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।